हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इट्स बीन अराउंड 8 मंथ्स कि यहाँ पे इस चैनल पे कोई वीडियो था नहीं, बट मैंने सोचा यार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपने वीडियो का टॉपिक है रोड मैप फॉर क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर प्लीज़ हमें बताओ कि हम लोग अपना क्लास 12th का पढ़ाई शुरुआत कैसे करें, मतलब ऐसा क्या करें कि हमारा जो बैकलॉग है वो भी क्लियर हो जाए। वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। तो डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर प्लान देने वाला हूँ। कुछ की पॉइंट्स आपको दूंगा जो आप फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एक डिसेंट रिजल्ट देखने मिलेगा। एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा, आपके टेस्ट के मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। फाइन। सो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ। सबसे पहले तो चलो चालू करते हैं। पहला चीज ये है कि अभी देखो हम लोग अब से इस महीने से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब दिस इज अप्रैल, राइट। आप अप्रैल ले लो या फिर मिड मई तक ले लो, यू हैव 1 मंथ। ऐसा समझ के चलो। अभी से एक महीने में आपको करना क्या है, यू हैव टू रिवाइज योर क्लास 11th का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका बैकलॉग्स रह गया है। और मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स के लिए रखा हुआ है। देखिए, मैथ्स का जो है वो मुझे पता है कि कौन से 11th के टॉपिक्स आपको 12th में काम आएंगे या फिर एंट्रेंस में ज़्यादा काम आएंगे, सीईटी में। तो ये वो कुछ टॉपिक्स है जैसे ट्रिग्नोमेट्री 2 हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर आपका फंक्शंस हो गया, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी तो डेफिनेटली आपको करना ही है। डिफरेंशिएशन क्लास 11th का और मेट्राइसिस भी क्लास 11th का, पूरा क्लास 11th का ये सब कुछ आप बनाओ, अच्छे से इसको रिवाइज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू मेक फॉर्मूला लिस्ट फॉर दीज चैप्टर्स। तो सबसे पहला काम ये है कि आप जब ये चैप्टर्स को रिवाइज करोगे ना, आप साइड बाय साइड पूरा फॉर्मूला लिस्ट तैयार करते जाओ। ट्रिग्नोमेट्री 2 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसके मैक्सिमम फॉर्मूलाज आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ये सब पूरे कैलकुलस में आपको इसके फॉर्मूलाज जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ट्रिगो 2 आपको तो डेफिनेटली करना ही है कुछ भी करके। उसके बाद मैट्राइसिस का पूरा बेसिक्स वगैरह पढ़ लो और इनका फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। फॉर्मूला लिस्ट बनाने के बाद इनके ऊपर जो 11th के सीईटी के एमसीक्यूज है, आप वो सॉल्व करके खत्म ही कर दो एक साथ। मतलब आगे जब आप स्टार्ट करोगे ना फुल फ्लेज 12th, तो आपके पास 11th का बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? ओके। अब मैं इस चैनल पे ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इनका थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला लिस्ट बना के मैं अब अपलोड करने वाला हूँ। ओके। अब धीरे धीरे इस चैनल पर रेगुलरली वीडियो आएंगे, तो क्लास 11th का पूरे अप्रैल तक आपको हर चैप्टर का एक पूरा वन शॉट बोल सकते हैं या फिर पूरा रिकैप मैं आपको दे दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सब कुछ होने के बाद जरा हम लोग देखते हैं कि क्लास 12th का जो है ना उसके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो मैंने साइड में यहाँ पे इनके वेटेज भी रखे हैं कि बोर्ड एग्जाम में विद ऑप्शन इनका मार्क्स कितना है। तो मैथ्स 1 में मैथमेटिकल लॉजिक है, सबसे इजी चैप्टर है भाई। मतलब इतना इजी चैप्टर है ना कि चौथी का बच्चा भी कर लेगा। सबसे इजी चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, पूरा हाथ का मार्क्स है और किधर जाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद मेट्राइसिस, मेट्राइसिस में फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक ही उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, दैट इज इनवर्स, अलग अलग मेथड से फाइंड करना रहता है, बस वही पूछा जाता है। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 10 मार्क्स का है, सबसे हाई वेटेज वाला। अगर देखा जाए तो मैथ्स उनमें सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद आपका वेक्टर्स, लाइन, प्लेन और लॉजिक के बाद एक है एलपीपी। ये जो एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये भी सबसे इजी चैप्टर है। मतलब लॉजिक, एलपीपी और मेट्राइसिस ये ऐसे चैप्टर्स है जो आपको ना बहुत इजी जाएंगे। मेट्राइसिस का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हम लोग उसको अपना लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। लेकिन एक और चीज बता रहा हूँ, बाकी जब आप कहीं से भी पढ़ोगे, एक्स वाई जेड टीचर से जो भी है, आपको थोड़ा लेंदी लगेगा। बट मैं यहाँ पे ना इसी चैनल पे मैट्राइसिस के कुछ शॉर्टकट्स दूंगा, जिसको आप फॉलो करके ना, जिसको 5 मिनट, 6 मिनट या फिर 7 मिनट लगता है सम्स को, उसको 3-4 मिनट में हो जाएगा आराम से। 2-3 मिनट तो 5 मिनट तो मैं आपका एक्स्ट्रा बचा ही दूंगा। समझ में आया? अब बात करते हैं पार्ट 2 का, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। उसके बाद फिर 9 मार्क्स के लिए आता है एओडी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन,
एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, AODI करके नाम है चैप्टर का। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, 8 मार्क्स के लिए आता है। फिर लास्ट में वो छोटे छोटे चैप्टर्स है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो मेरी बात, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका जो 11th स्टैंडर्ड है ना, वैसा नहीं है, दिस इज वेरी डिफरेंट। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका बाइनोमियल थ्योरम जैसा नहीं है, ये भी बहुत अलग है। ओके, तो बट दोनों भी चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। तो अगर आप, मैं बोलूंगा कि अगर फ्री के मार्क्स अगर कोई चैप्टर्स दिला सकते हैं मैथ्स 1 में से, वो लॉजिक है, मैट्राइसिस है और आपका LPP है। और पार्ट 2 में से अगर देखेंगे फ्री के मार्क्स दिलाने वाले चैप्टर्स कौन कौन से मालूम है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब इजी चैप्टर्स है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब इजी चैप्टर्स आराम से कर सकते हैं। फाइन। तो ये चैप्टर्स की भी मैं क्या बोलते हैं वीडियोस धीरे धीरे बनाना चालू करूंगा और डेफिनेटली आपको मिलते रहेगा वीडियोस। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपको पूरे साल फॉलो करना है। सबसे पहला है, देखो, कभी भी मुंह उठा के पढ़ना चालू मत करो, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। सबसे पहला पॉइंट ये है, समझ में आया? एटलीस्ट दिन में ना आप 4 से 5 घंटे घर पे बैठ के पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ। क्लासेस का, कॉलेज का, वो सब टाइम एक्सक्लूड करने के बाद जो भी टाइम बचता है, वो घर पे जब आप बैठते हैं, देखो मैक्सिमम लोगों को पता है कि कॉलेज जाना नहीं होता है, तो क्लासेस में बहाना देना बंद करो कि मेरा कॉलेज में प्रैक्टिकल है। हमको अच्छे से मालूम है कि आपको भी अच्छे से मालूम है कि प्रैक्टिकल जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना नहीं होता है। आप अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करो एंड एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। अगर आप घर बैठते हो कॉलेज बंक मार के या फिर क्लासेस को बंक मार के, उस टाइम को यूटिलाइज करो। खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ भाई, सीधा बता रहा हूँ, खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। नेक्स्ट, सेट योर गोल। देखो 12th में कितना परसेंटेज चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए। मतलब अगर इंसान को मालूम रहता है ना कि मैं सिल्वर मेडल के लिए भाग रहा हूँ, मैं गोल्ड मेडल के लिए भाग रहा हूँ, तो इंसान उस मेहनत से भागता है पूरे पूरे रेस में। तो आपको पूरे साल के एंड में आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरे को इतना परसेंट मेरा टारगेट है ना, तो आप उस हिसाब से अपना मेहनत करो ना। समझ में आया? तो एक पूरा गोल सेट करो, सिर्फ 12th इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे एंट्रेंस वाला भी पूरा दुनिया है। तो JEE देना है, CET देना है, फिर नीट देना है, ये अभी से डिसाइड करो। मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूँ 11th स्टैंडर्ड में वो CET के भी लेक्चर्स में बैठेंगे, JEE के भी लेक्चर्स में बैठेंगे, उनका नीट भी उनको देना है, सब कुछ देना है। ऐसा नहीं होता है दोस्त, समझ में आया? आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो एक डिसाइड करना ही पड़ेगा। 11th में माना कि डिसाइडेड नहीं था, आप इस फील्ड के लिए नए थे, बट फिलहाल के लिए अभी जब आप 12th में जा रहे हो, आपको डेफिनेटली डिसाइड करके ही आगे चलना है कि मेक अ माइंड सेट, क्लियर माइंड सेट बनाओ कि मेरे को JEE पॉइंट ऑफ व्यू रहना है या फिर CET पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आप जब भी पढ़ते ना, आप नोट्स बनाओ। आपके टीचर ने जो भी लिख के दिया है क्लासरूम में, वो आपका नोट्स है, डेफिनेटली मालूम है, लेकिन वो नोट्स तो XYZ टीचर ने बना के दिया आपको। आपका अपना उसमें क्या इनपुट है क्या कुछ? नहीं ना। तो आप नोट्स बनाओ। अगर कोई चैप्टर समझो 25 पेज का है, उसको कंसाइज करके 5 पेज में लेके आइए ना। क्योंकि साल के एंड में जब एग्जाम होगा ना, एक रात पहले जब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, तो उसमें क्या है ना कि आपके पास टेंशन कम रहेगा, कि ये नहीं होगा कि मुझे 25 पेज पढ़ना है, 5 पेज पढ़ लिया ना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। समझ में आया? तो नोट्स को कंसाइज करना चालू करो। कंसाइज कैसे करेंगे? निमोनिम्स यूज करो, एब्रीवेशंस यूज करो, सिंबल्स यूज करो। ओके। अब कुछ लोग नोट्स बनाने में इतना लीन हो जाते हैं कि जहाँ पे लगना चाहिए 10-15 मिनट, वहां पे लगा देंगे 1 घंटा और पूरा एक टेक्स्ट बुक बना के रेडी कर देते हैं। तो हमको एक नया टेक्स्ट बुक नहीं बनाना है डियर स्टूडेंट्स। वी हैव टू मेक अ कंसाइज नोट्स जो रिवाइज करने में ज्यादा इजी हो। समझ में आया? उसके बाद जब कभी भी आप लेक्चर्स में बैठते हो ना, ऑफलाइन लेक्चर्स में, तो आप एक स्टिकी नोट्स रखो आपके पास। देखो आता है एक फ्लैग जैसा आता है, कलरफुल फ्लैग्स, वो अपने पास रखो। कभी भी किसी भी XYZ टीचर ने जो भी अगर बोला है, वर्बली बताया है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको लिखो बुक में, उस टॉपिक के बाजू में, फिर उस क्वेश्चन के बाजू में फटाक से चिपका के रखो। इससे क्या होगा? यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट जब आप रिवाइज करेंगे। समझ में आया? तो प्लीज एक स्टिकी नोट्स या फिर फ्लैग वाला जो नोट्स आता है उसको कैरी करो, और ड्यूरिंग लेक्चर्स उसको चिपकाना चाहिए जहां जहां पे भी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, छोटे टारगेट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि अभी सर ने वीडियो डाला है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया, अब मैं एक काम करूंगा, आज से तो मैं डेफिनेटली 8-10 घंटा पढ़ने वाला हूँ। देखो भाई,
तुम 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, मैटर नहीं करता, बट क्या तुम वो डेली करने वाले हो क्या? नहीं ना, बराबर। तो गोल्स ऐसे बनाओ जो अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो मेक श्योर कि हम लोग एटलीस्ट डेली 4 से 5 घंटे का टारगेट बनाएंगे। अगर उसमें से 50% भी अचीव हुआ ना इनिशियल फेज में, बहुत बड़ी बात है। खुद को अप्रिशिएट करो कि मैंने डेफिनेटली दिन भर में कम से कम 2 घंटा तो पढ़ाई किया है। समझ में आया? आप दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को कितना दिन बनाओगे? तो छोटे गोल्स बनाओ जिसका टारगेट अचीव करना ज्यादा इजी हो। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड बचपन का प्यार। अब वो तुमको रिप्लाई नहीं दे रही है, उससे आपको मतलब है क्या? उससे आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा क्या, या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो मेक श्योर कि आप उसको ब्लॉक लिस्ट पे डाल दो, इससे पहले वो आपको ब्लॉक कर दे। तो इससे क्या होगा, अपना इज्जत भी बच जाएगा और अपना करियर भी। सो मेक श्योर ये बचपन का प्यार, ये वो प्यार मोहब्बत, ये सब निब्बा निब्बी की चीज़ों में पड़ो मत। अब अपना टारगेट गोल फिक्स रखो, उसके आगे कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। जब तक आप लाइफ में सेटल नहीं होते ना, ये सब फालतू काम करो ही मत। क्लियर है? उसके बाद पंचायत बंद कर दो। किसी एक्स वाई जेड लोगों ने मतलब कुछ मैटर किया, उसमें अपना अपन भी कंट्रीब्यूशन देने का, भाई क्या हो गया, इसका हो गया, मत करो यार। एटलीस्ट 1 साल के लिए अपने लिए टाइम निकालो और फालतू के पंचायत में बिल्कुल मत पड़ो। जिसका जो भी मैटर है वो अपना हैंडल कर लेगा। आपके जाने से या नहीं जाने से मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा। समझ में आया? ओके। अब दूसरी बात, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको डेफिनेटली हर टाइम या फिर हर डे करना है, डेली करने का आपको, डेली। जब कभी भी किसी भी चैप्टर का डेरिवेशन सिखाया जा रहा है, इट मे बी फ्रॉम फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का हो या फिर कुछ भी करके मैथ्स का हो, कोई भी डेरिवेशन हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, उसका एक सेपरेट फाइल बनाओ सब्जेक्ट वाइज, और उन डेरिवेशंस को उसमें लिखते जाओ। एक फुल के पेपर में अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो ताकि तुमसे भी खूबसूरत दिखे। समझ में आया? आगे, पीवाई क्यूज का प्रिंट आउट ले लो, या फिर मैं आपको पीवाई क्यूज का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होगा, नोट्स होगा, मैं आपको वहाँ पे शेयर करता रहूंगा हमेशा। फाइन। या तो आप पीवाई क्यूज का प्रिंट आउट ले लो या फिर अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो तो भी चलेगा यार। समझ में आया? इससे क्या होगा, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ 10 साल में 5 बार पूछा गया है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। समझ में आया? नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स के लिए पहले फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। फिजिक्स के लिए फॉर्मूला लिस्ट जब अपने पास रहता है ना, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू अपने पास रहता है, फिर हम लोग डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स के ऊपर अच्छा खासा काम कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन मेथड्स, लोगों को सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन नहीं आता है। तो सबसे पहला पार्ट है आपका अपना कन्वर्जन का लिस्ट बनाओ, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। अगर आपको कुछ भी डाउट है, वो लिस्ट बनाने के बाद है ना, किसी भी XYZ फैकल्टी से पूछ लो। समझ में आया? जो भी आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं कि सर ये बराबर लिखा है क्या मैंने सब। तो मेन बात है कन्वर्जन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वही माइनर मिस्टेक्स आपको एग्जाम में बहुत भारी पड़ेगा। फाइन। लोग पढ़ तो लेते लेकिन टेस्ट ही नहीं देते। तो भाई कैसे पता चलेगा कि आप कितने बर्बाद हो या फिर कितने आबाद हो? तो जो भी टेस्ट होता है, देखो एक चीज फिक्स रखो, दिन में जब आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हो ना, टेस्ट के लिए 2 घंटा रख दो। बाकी 3 घंटा जो है ना, वो आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए या फिर बोल सकते हैं एक सेपरेट चैप्टर के लिए अलॉट करो, और 2 घंटा टेस्ट के लिए पढ़ने का आराम से। तो टेस्ट रेगुलरली दो, खुद को जज करने के लिए कि मैं कितने पानी में हूँ। समझ में आया? वही बहुत ज़्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। जब कभी भी आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है ना, मार्क्स, उससे पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं ना फिलहाल अभी, या फिर आगे करेंगे, वो तभी अपने पेरेंट्स को रिफ्लेक्ट होगा या फिर टीचर्स को रिफ्लेक्ट होगा जब अपने टेस्ट में मार्क्स आएगा। तो प्लीज टेस्ट अवॉइड मत करो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल बता रहा हूँ। आगे, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मतलब हम लोग पानी पीना बंद कर देंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, चलेगा, लेकिन जो आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो, वरना जो तुमने 5 घंटा दिन में इन्वेस्ट किया है ना, उसका जीरो इंपॉर्टेंस रह जाएगा। अच्छा, रिवीजन का भी एक टेक्निक है। डेली डेली वही सेम चीज पढ़ के मतलब नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे मान के चलो आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, क्या करो, इंसानी दिमाग को ना 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ मतलब याद रहता है, उसके बाद वो भूल जाता है। तो मेक श्योर उस 1 वीक के अंदर आप उसका पहला रिवीजन लगाओ। अब आपने रिवाइज कर लिया, अब आपको कम से कम 2-3 हफ्ते तक याद रहेगा। उसके बाद 3rd वीक में उसका सेकंड रिवीजन लगाओ। नेक्स्ट,
अब आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, एक बार देखो टॉपिक को पढ़ा है, बाकी 2 बार रिवाइज किया। ऐसे देखा जाए टेक्निकली हम लोगों ने 3 बार एक टॉपिक को पढ़ा है। अब 1 महीने के अंदर उसको वापस से रिवाइज करना है। बट ये जो रिवीजन का प्रोसेस होगा ना, पता है इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग दिस रिवीजन प्रोसेस आपको अपना जो नोट्स है ना उसको और कंसाइज करना है। जैसे अगर आपने इनिशियली 10 पेज का बनाया था, अब आप उसको और कंसाइज करो, कम से कम 5 पेज में, 6 पेज में तो लेके आओ। जब तक हम लोग ऑन पेपर पेन और लेके नहीं बैठते ना एक जगह पे पढ़ने के लिए, तब तक हम लोग सिर्फ हवा में बातें कर सकते हैं। तो मेक श्योर आज से आप लोग अपना टारगेट छोटा छोटा बनाओ। समझ में आया? और एक एक चैप्टर उठाओ, एटलीस्ट 3 से 4 दिन में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट इसके साथ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, फ्यूचर में आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर कोई गाइडेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए, या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में डाल के। और ये वीडियो यूजफुल लगा है क्या, इसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को कुछ भी गाइडेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या आगे, तो यू कैन डेफिनेटली रीच मी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक आईडी है मेरा, इट्स वीरेन कुमार करके, इट्स वीरेन कुमार। तो आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। दूसरा अपना पेज है professor.mvk करके। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट या फिर कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज रहा है एमसीक्यूज, तो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली ये दोनों चीजों को फॉलो कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। और डेफिनेटली मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आगे जो भी वीडियो होगा उसमें आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर कोई प्लानिंग रिलेटेड वीडियो चाहिए क्या। ओके, तो चलिए, दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा, हैव अ ग्रेट डे।